दोस्तों स्टॉक मार्केट क्रैश में क्या होता है? हर तरफ नेगेटिव न्यूज होती है, हमारी पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट लाल होती है और हम ऐसे में पैनिक में हमारे स्टॉक्स को सेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मेरी पोर्टफोलियो में एक स्टॉक है एलटी फूड्स लिमिटेड। एलटी फूड्स लिमिटेड में मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है करीब करीब 22 रुपए एंड यहाँ पे रिटर्न्स करीब करीब 1763% के आसपास मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में जहां एक तरफ ज्यादातर इन्वेस्टर्स पैनिक में अपनी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को सेल कर रहे होते हैं, वहीं पे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे ही होते हैं जो कि ऐसे समय पर भी मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक चीज हिस्ट्री में बार बार रिपीट होती है। बुल मार्केट एक्साइटमेंट से बनता है, लेकिन रियल वेल्थ बिल्डिंग बेयर मार्केट में होती है। तो इस वीडियो में हम हमारी पोर्टफोलियो के 2 स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए आज के समय पे क्या होता है कि आज के समय पे कोई स्टॉक अगर 20% गिर जाता है तो यहाँ पे क्या कॉल्स आने लगती है कि भैया सेल कर दो, अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है, अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया है। स्टॉप लॉस निकलने के साथ ही यहाँ पे स्मार्ट मनी आने लगता है। अब स्मार्ट मनी कहाँ पे आता है? स्मार्ट मनी ऐसे सिचुएशंस में आता है। फॉर एग्जांपल एलटी फूड्स का यहाँ पे चार्ट लगा रखा मैंने। अब मैं मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास थी। ऑब्वियसली बॉटम कहाँ पे होता है वो किसी को नहीं पता चल पाता, बट नियर टू बॉटम कहीं से एवरेज बाइंग प्राइस निकल के आई और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेस्ट इज द हिस्ट्री। अब क्या ऐसा यहाँ पे एनालिसिस किया गया जिससे कि बाइंग की डिसाइडिंग हुई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? अब ऑब्वियसली कोविड का समय था, कोविड के समय पे ऑलमोस्ट पूरे के पूरे स्टॉक्स में स्टॉक मार्केट में एक गिरावट देखी गई थी, बट इसमें 2018 से ही गिरावट देखी जा रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें देखने होते हैं जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं स्टॉक्स की, ठीक। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि स्टॉक प्राइसेस जो हैं उनमें गिरावट हुई है या नहीं रिसेंट हाई से, और फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी स्ट्रैटेजीज है हमारे अपने S4R पर, अगर आप अभी तक S4R पर नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से जरूर आइए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोजी क्या होती है, लॉन्ग लेगेड डोजी क्या होती है, बुलिश हारामी पैटर्न क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एलटी फूड्स के बिजनेस की बात करें, देखिए बिजनेस समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कह दिया जाए कि आपने फला स्टॉक में क्यों बाई किया तो आई एम श्योर कि आप नहीं बता पाओगे, आप 1 मिनट तक भी कंपनी के बारे में बात नहीं कर पाओगे कि कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस सेगमेंट क्या है और उस बिजनेस सेगमेंट में क्या उसके पास कहीं पे सर्टेन पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं। तो हमेशा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि बिजनेस आगे सस्टेन कर पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे बासमती एंड अदर स्पेशलिटी राइस प्रोड्यूस करती है पर्टिकुलर कंपनी, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फूड्स एंड इंग्रेडिएंट्स एंड रेडी टू हीट एंड रेडी टू कुक प्रोड्यूस करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। अब यहाँ पे ऐसे में एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें देखना होता है, सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड। तो सेल्स ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड जब भी आप एनालिसिस करें, मान लीजिए आपने 2022 में एनालिसिस करना शुरू किया तो उसके पहले 10 साल का डाटा देखें। मान लीजिए आपने 2025-26 में एनालिसिस करना शुरू किया तो उससे पहले का 10 साल का डाटा देखें कि सेल्स ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2016 में इस पर्टिकुलर कंपनी में 2980 करोड़ का मान लेते हैं सेल्स था। उसके बाद 2017 में क्या ग्रो हुआ या नहीं, 18 में ग्रो हुआ या नहीं, तो इसमें ग्रोथ कैसी रह रही है पिछले 8-10 सालों में, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ना सिर्फ सेल्स की बल्कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल्स पे अगर हम ध्यान दें तो कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं? इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, जैसे कि यहाँ पे 15% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% का है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.73% का है। तो डिविडेंड जरूर से जरूर देखना चाहिए, उससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे डेट टू इक्विटी कंपनी का
0.36 के आसपास है। तो डेट टू इक्विटी हम देखते हैं जनरली ये फिगर आउट करने के लिए कि कंपनी के पास डेट का प्रेशर तो नहीं है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 4 का है। पेट्रोस्की स्कोर वगैरह क्या होता है, S4R पर जरूर आइए आप, वहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है कि 9 पैरामीटर्स जो होते हैं, 9 पैरामीटर्स में पेट्रोस्की स्कोर को कैसे हम जज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 22 का है एंड सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 7 सालों का 16% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो जून 2023 में आप देखिए 51% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 40% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 10-11% के आसपास आपको FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे लेटेस्ट डाटा पे अगर हम ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 2026 में आप देखिए 51% प्रमोटर्स हैं, 30% के आसपास पब्लिक है और यहाँ पे हो चुकी है करीब करीब 19% के आसपास FIIs एंड DIIs। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स की एनालिसिस के साथ ही साथ कंपनी में हमारे FIIs एंड DIIs ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं, वो भी जरूर से जरूर हमें चेक करना होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ दूसरी जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में वो है ICIL, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हुआ करती थी। यहाँ पे 25 रुपये 86 पैसे के आसपास एवरेज बाइंग प्राइस है एंड करीब करीब 1054% के आसपास का यहाँ पे रिटर्न्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एज पर सर्टेन रूल्स जो भी आप कह लीजिए, यहाँ पे कितना प्राइस है, कहाँ तक जा सकता है, ये सब चीज़ें हम आपको नहीं बता रहे। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि चीज़ें जब आप समझते हैं, राइट, जब आप समझते हैं तब आपको स्विमिंग करने में मज़ा आता है। मैं आपको स्विमिंग कैसे करते हैं ये सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको स्विमिंग करते हुए दिखाऊँ हमेशा तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो पानी में आपको उतरना पड़ेगा स्विमिंग करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप देखिए क्या क्या इसके बिजनेसेस हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं एंड इसके साथ ही साथ क्या यहाँ मेरे आसपास जो है इनके प्रोडक्ट्स की सेल है या नहीं। तो ये सब मैं पर्सनली चेक किया करता था जब मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग की थी। फंडामेंटल्स यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%, डिविडेंड यील्ड 0.66%, कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.54, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 12% के आसपास रहा है, बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 52 के आसपास हो चुका है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखते हैं कंपनी की वैल्यूएशन को स्टडी करने के लिए, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये स्टडी करते हैं। इसके साथ ही साथ PG रेशियो भी हम देखते हैं अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड स्टडी करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है, तो जरूर से जरूर इसके बारे में आप स्टडी करिए। ठीक है, यहाँ पे ICIL के देखिए आप 2014 में 1470 करोड़ का सेल्स था, 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। 2014 से 5 साल बाद 1934 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ एंड यहाँ पे प्रॉफिट घट के 60 करोड़ का आ गया। अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट ग्रो हुआ था बट 2 सालों में यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया कंपनी का, हालांकि सेल्स उसी के आसपास रही। तो अब ऐसे केस में अगर कोई एनालिसिस करता है 2020 की गिरावट में, तो उसे ये देखना होगा कि भाई 4-5 सालों तक तो ठीक था, इन 2 सालों में क्या हुआ, किन्हीं जेन्युइन रीजन से क्या इनके प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट आई, उसकी स्टडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फिर से सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिली। करंटली देखें तो करीब करीब 4200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स है एंड 246 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि जून 2023 में करीब 58% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 32% पब्लिक थी और यहाँ पे 9% के आसपास FIIs थे, DIIs ना के बराबर थे। अब लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो करीब 58% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स हैं, 25% पब्लिक है और यहाँ पे करीब करीब 15-16% के आसपास हो चुके हैं हमारे FIIs एंड DIIs। ठीक, तो यहाँ पे अब सवाल वही फिर से आता है कि कैसे हम स्टडी करें, कैसे हम अपने लिए स्टॉक्स की एनालिसिस करें, यानी कि हज़ारों स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स की बारीकी से एनालिसिस कैसे करें। तो उसके लिए हम चलेंगे स्क्रीनर पर और स्क्रीनर पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल सी एक क्वेरी रन करेंगे। क्वेरी क्या होगी, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों की 15% या उससे ज़्यादा एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों की 12% या उससे ज़्यादा। अब इसको रन करते तो देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने रन किया तो 1317 कंपनियाँ निकल के आ रही। अब ये 1317 कंपनियाँ अगर एक एक करके हम एनालाइज करने लगेंगे, यानी कि एनालिसिस करने लगेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते नहीं, कुछ महीने भी नहीं, सालों लग सकते हैं। तो ऐसे में इसको कैसे छोटा किया जा सकता है, तो छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और ऐड करते हैं। अब ये पैरामीटर्स हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया। कौन से पैरामीटर्स हमने डिस्कस किया, क्या
हमने यहाँ पे डिस्कस किया डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 0.5 एंड इसके साथ ही साथ हमने डिस्कस किया डेट टू इक्विटी लेस देन 1 एंड इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्रमोटर शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन 40। ये भी देख सकते हैं कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग में प्लेजिंग कितनी है, प्लेजिंग किस लिए है एंड प्लेजिंग कहीं ज़्यादा तो नहीं है, तो ये देखना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे FII होल्डिंग ग्रेटर देन 5 एंड DII होल्डिंग ग्रेटर देन 5। अब ये पैरामीटर्स क्यों इस्तेमाल किए हैं? अब ये वीडियो के दौरान में मैंने आपको बताया था राइट, जब हम फंडामेंटल्स देख रहे थे ICAL के, तो हमने क्या किया था वहाँ पे सेल्स ग्रोथ, सेल्स हमने देखी थी राइट, सेल्स ग्रोथ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमने देखी थी राइट, डिविडेंड यील्ड हमने देखा, डेट टू इक्विटी हमने देखी, इसके साथ ही साथ प्रोमोटर शेयर होल्डिंग हमने देखी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इससे हमें पता क्या चलता है। मान लीजिए प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 2017 में किसी कंपनी की 70% है, 2019 आते आते यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अगर 20% हो गई, तो इसका रीज़न हमें समझना होगा कि क्यों कर दिया। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, कुछ सेक्टर ही ऐसे होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे मोस्टली कंपनियों के प्रमोटर शेयर होल्डिंग 0 के आसपास रहती है, तो उसके डिस्कशन में फ़िलहाल नहीं जा रहे। बट यहाँ पे अगर सडनली प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम होती है तो क्यों हुई, वो एनालाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम समझते हैं सिनेरियो को कि क्यों प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम हुई है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स, वैसे भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आजकल रूठे हुए हैं, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है अब नहीं भी आएंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने थाम लेंगे हमारे ओवरऑल स्टॉक मार्केट को। काफ़ी समय तक हमने थाम रखा है, लेकिन कब तक, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा उनको। तो अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर को जानते हो किसी, तो वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और रिक्वेस्ट करना कि भैया आ जाओ, आपकी बहुत ज़रूरत है मार्केट में हमारे। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स करीब करीब 5% एंड DII हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह 5% एंड उससे ज़्यादा। अब इसको अगर हम रन करते हैं राइट, तो यहाँ पे मात्र 30 कंपनियाँ निकल के आ रही हैं। अब कहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, कहाँ पे मात्र 30 कंपनियाँ, तो ऐसे में कंपनियों के थॉरो एनालिसिस हमारे लिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब यहाँ पे अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 30 ही कंपनियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटेंजिबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट के प्लान्स क्या हैं, वो अपने ओवरऑल मीटिंग्स में कैसी बातें कर रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं अगले 2-3 सालों में, पाइपलाइन में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें जो दिखती नहीं है राइट, इनकी भी एनालिसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और साथ ही साथ जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी रह रही है, मार्केट में क्या ग्राउंड लेवल पर प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, उनके कस्टमर्स जो कैसे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस क्या है ओवरऑल बिजनेस का, ये सब चीज़ें भी हमारे लिए एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को मल्टीबैगर बोल देना बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैंने इसको इतने साल के लिए रखा है, इसमें कितनी बार मुझे पेशेंस रखना पड़ा, कितनी बार प्राइसेस में गिरावट हुई, अब रिसेंट हाई से भी 20-30-40% से ज़्यादा की गिरावट हुई, तब भी होल्ड करके रखा। तो एक्चुअल में इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट दोनों चाहिए, तो ये बात हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर समझ के चलनी होगी। तो जनरली मैं क्या देख रहा हूँ, मैं सिंपल सी चीज़ें देखता हूँ, मैं बिजनेस देखता हूँ, मैं बिजनेस स्केलेबल हो उसको देखता हूँ, बैलेंस शीट देखता हूँ, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होनी चाहिए, साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑनेस्ट होना चाहिए, मैनेजमेंट की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लॉन्ग रनवे होना चाहिए एंड रीजनेबल वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। अब दोनों स्टॉक्स का जो हमने एग्जांपल लिया राइट, दोनों में गिरावट हुई थी रिसेंट हाई से, एक में तो 2018 से 2 साल से गिरावट हो रही थी, तो वो रीजनेबल वैल्यूएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की पोर्टफोलियो की तरफ जा रहे होते हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी पोर्टफोलियो में कोई मल्टीबैगर स्टॉक है तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपकी वॉच लिस्ट में कोई ऐसा स्टॉक है जो कि मल्टीबैगर बन सकता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।